स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करें एक वर्ड जो बार बार आपको सुनने को मिलता होगा, लॉन्ग लीड आइटम्स। तो इसे समझते हैं। तो समझिए ज़रूरत क्या है। तो ये समझिए रॉकेट कंपनी जो है, इनका जो रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी आप रॉकेट कंपनी खोल देते हैं। इंडिया में भी कई सारे हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे, चाइना में भी बहुत सारा है। लेकिन आपने कंपनी खोल दिया, कंपनी के लिए जो पार्ट्स चाहिए, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, ये सारे जनरली कॉमन नहीं होते हैं और ना ही ऑफ द शेल्फ होते हैं। इंडस्ट्री, आप सोचोगे ना इंडस्ट्रियल होगा या हैवी इंडस्ट्रियल होगा ना, किसी में भी इस तरह का रॉकेट इक्विपमेंट नहीं यूज होता है। मतलब रॉकेट इक्विपमेंट सिर्फ रॉकेट के लिए आता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ये समझिए फचांग वाला हो जाता है। और ये समझिए कि पैसा समय नहीं खरीद सकता है। तो मिसमैनेजमेंट अगर आप यहां कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता आपका कितना पैसा हो, मिसमैनेजमेंट कर देते हैं तो कैस्केडिंग डिले होता है। यानी कि इससे ये डिले हुआ, उससे वो डिले हो गया, उसके चलते आपका प्रोजेक्ट कई साल खिसक गया। जैसे कि इलॉन मस्क आर्टेमिस का कॉन्ट्रैक्ट उठाया था, तो 2024 में डिलीवरी देने का बात हो रहा था। वो एक साल बीतते बीतते ही नासा को पता चल गया, सर ये तो नहीं होने वाला है। उन्होंने सेकंड बिडर के लिए खोल दिया कॉन्ट्रैक्ट को। तो समझना बहुत जरूरी है। शुरू में ही उनको दिख गया था, क्योंकि लॉन्ग लीड आइटम्स होते हैं। अगर आपने प्लानिंग और सॉर्टिंग नहीं की है सही से, दूर से ही कोई देख के बता देगा, सर वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। सर बोलने का आप बोल दो, भले आप प्रेसिडेंट का साइन दिखा दो, नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रॉकेट में बहुत सारा रेड टेप होता है, और वो है बाय द वे, आप चाहोगे भी कि कोई भी अपने घर में रॉकेट बना कर लॉन्च ना करने लगे। कारण ये होता है कि ऑर्बिटल रॉकेट आईसीबीएम का बड़ा भाई है। मतलब आईसीएम लीजिए, उसे बम बम बनाइए तो क्या बनता है, वो ऑर्बिटल रॉकेट बनता है। तो ऑर्बिटल रॉकेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आईसीबीएम से। इसीलिए आप बोल रहे हैं V2 रॉकेट था क्या, वो आईसीबीएम था, अर्ली आईसीबीएम। और फिर जो सोवियत लोग यूज़ किए वो क्या था, आईसीबीएम के ऊपर से पेलोड हटा के उसमें स्पुतनिक डाल दिए। तो ये पेपर वर्क बहुत होता है, बहुत ज़रूरी होता है, और टाइम खाता है। मतलब आप कितना भी कर लीजिए, जैसे बोलते हैं कि एफएए का अगर रॉकेट में बूम हुआ और एफएए इन्वॉल्व हो गया, आप कितना भी कर लीजिए, एफएए के स्पीड से आगे तो चल नहीं सकता ना। क्योंकि अगर वो बोल दे कि नहीं सर हमको ये एरिया अभी आपको कुछ नहीं करना, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या आपको लाइसेंस नहीं, मान लीजिए आपका सारा डेटा ले लिया, बोले ठीक है आपको जो काम करना है करो, लेकिन जब तक वो दोबारा लाइसेंस नहीं देंगे आप नहीं लॉन्च कर सकते हो ना। तो ये सारा एक फंडामेंटल चीज़ है जिसके लिए आपको काम करना है। आप इसमें नहीं कर सकते कि बाईपास करो वो करो। तो ये बहुत ज़रूरत हो जाता है। और बहुत सारा चीज़ होता है, ये सीधा सीधा समझिए इरिप्लेसेबल टाइम वल्नरेबिलिटी। यानी कि अगर फॉल्ट हुआ, कुछ भी चीज़ में होता है ऐसा, इंसान नहीं आप बना सकते हो कि नहीं सर कभी कोई फॉल्ट ही नहीं होगा। कुछ भी फॉल्ट हुआ कई साल घसीटा जाता है। जैसे कि सबसे बुरा एग्जांपल है इसका एसएलएस। मतलब छोटे छोटे पार्ट के लिए एसएलएस, हाँ भाई क्या हो रहा है जी, वो जी चल रहा है। जैसे कि आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, वो कई बार गया है थर्मल वैक्यूम चेंबर में। जब शेक टेस्टिंग किया, एक दो बार बोल्ट खुल के गिर गया, फिर से बनाओ बैठ के उसको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि है, ये फंडामेंटल है। इसका ऐसी बात नहीं कि आप सोचोगे कि मैं इसरो को बहुत पैसा दे देता हूँ, इसरो सॉल्व कर लेगा, नहीं कर सकता है। समय को आप इसमें नहीं छेड़ सकते हैं। जेफ बेजोस को भी अगर धीरे धीरे चलना है तो उसको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, वो कितना भी पैसा दे नहीं हो जाए। इलॉन मस्क हल्ला बहुत कर देता है कि 2020 में मार्स पे लैंडिंग कर देंगे, 2024 में मून पे लैंडिंग कर देंगे, होना कुछ नहीं है। तो ये लॉन्ग लीड आइटम का फंडामेंटल समझोगे तो दूर से पता चल जाएगा सर कौन बोल रहे हैं, कौन डिलीवरी दे सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फचांग जो बनता है वो है क्रायोजेनिक। क्योंकि आप समझिए कि क्रायोजेनिक का डिमांड बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे आपका मेडिसिन इंडस्ट्री में, आप लोग का हॉस्पिटल गए होंगे तो देखेंगे ना, एमआरआई होता है, एमआरआई में लिक्विड हीलियम तक जाता है। तो वहाँ तो भी क्रायोजेनिक यूज़ हो रहा है, और बहुत सारे और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। लेकिन अमाउंट जो है, कितना अमाउंट ये सब खाता है, रॉकेट खाता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कि ये टैंकर आपका जो काम आराम से, सर हम ट्रक आए हैं ये 1 महीना तक के लिए संभाल सकते हैं। यहाँ पे रॉकेट बोले सर उससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, एक टंकी भी मेरा नहीं है, वो लाते जाओ, आन दो। तो ये एक सीरियस बात है। जो चीज़ कई इंडस्ट्री को, मतलब आपका दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या पकड़ ले तो कि यहाँ स्टील मिल है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, वो सब इंडस्ट्री लीजिए, सबका क्रायोजेनिक कंजम्पशन पकड़िए, रॉकेट उतना कुछ मिनट में खा जाता है। रॉकेट का कंजम्पशन अलग लेवल पे है। अब उसका दिक्कत क्या होता है, उसका दिक्कत होता है हर चीज़ जो आपको चाहिए उसका स्केल कस्टम हो जाता है। यानी कि नासा को चाहिए कि सर हमको लिक्विड हाइड्रोजन के लिए टैंक चाहिए, ठीक है, तो इतना बड़ा टैंक है तो किसको ऑर्डर करेंगे, नहीं कर सकते, बनवाना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दीजिए बनवाइए। और इसीलिए आप देखिए स्पेसएक्स खूब सारे छोटे छोटे जो टैंक ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, बात है वो टैंक किसी का मतलब बड़ा भाई समझ लीजिए है। हिसाब ये कि ये टैंक बेटर होता है,
इस तरह का एक बड़ा टैंक बनाना, क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अच्छा होता है, तो इंसुलेशन इसमें अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब इसमें आप डाल दीजिए लिक्विड हाइड्रोजन और कुछ मत कीजिए, मतलब कोई क्रायो कूलर मत चलाइए उसको ये करने के लिए। कितना दिन तक इसमें लिक्विड हाइड्रोजन रहेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्पेसएक्स वाला देखिए उसमें कम रहेगा, और सेम ये लिक्विड ऑक्सीजन में भी वही होगा। सरफेस एरिया सीधा बोलता है बड़ा टैंक बनाओ बेहतर होगा, तो हर कोई क्यों नहीं बनाता? लुट जाइएगा और टाइम लगेगा, और स्पेसएक्स को चाहिए था कि हमको फटाफट करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो पेनल्टी पड़ेगी कि मेरा बॉयल ऑफ ज़्यादा होगा हम वो पे कर देंगे। मान लीजिए कि 100 ट्रक का वो फ्यूल है तो उसमें 1 ट्रक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, लेकिन टैंक जल्दी जल्दी लाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रॉकेट के लिए बोल देना। और आप खुद देखिए स्पेसएक्स का, देखिए इतना पैसा है और इतना मतलब पुश है, तो भी उनको क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन टावर जो बना रहे बन रहा है। मतलब हम लोग कब का उसमें गवर्नमेंट लाइन में, और वो उनको बनाना नहीं, क्योंकि जितना ऑक्सीजन वो गटकते हैं लॉजिकल नहीं बनता है ट्रक से ला के करें। नासा कर सकता है ट्रक से ला के, उतना लॉन्च नहीं करते हैं। एक बार ये सब टैंक फुल हो गया, कुछ लॉन्च तक उनको टेंशन नहीं ला। स्पेसएक्स इतना गटकता है कि काम नहीं होगा, तो उनको ऑन साइट चाहिए। ऑन साइट बन रहा है सर, लॉन्ग लीड आइटम है, बनाना शुरू कीजिए, सब्र रखिए, कुछ साल में होगा। तो ये हो गया आपका, सिर्फ टंकी का बात कर रहे हैं, बाकी किसी को हम छू भी नहीं रहे। आप सिर्फ टंकी बनाओ, जैसे कि इसरो का जो नया लॉन्च साइट बनाया जा रहा है उसमें एयर सेपरेशन यूनिट डाला जाएगा, ताकि वहाँ ऑन साइट आपका जनरेशन हो जाए नाइट्रोजन का और जनरेशन हो जाए ऑक्सीजन का। लिक्विड ऑक्सीजन का तो डिमांड है, हमको नहीं पता नाइट्रोजन का क्या करेंगे, बट मे भी किसी ऑक्सीजन में यूज़ हो जाए, नहीं भी हो तो बेच सकें। तो उसको करने में, टैंक्स बनाने में टाइम लगेगा। फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा दे दीजिए इसरो को, टाइम लगेगा। अगर बोलते हैं सर 2 साल तो लगना है, तो मतलब 3 मान के चलिए, और उससे नीचे आप नहीं कर सकते, चाहे जेफ बेजोस ही आके क्यों ना करने लगे। इसीलिए अभी जेफ बेजोस जी बोल रहे थे ना कि हमारा प्रोपेलेंट फार्म बच गया। बात वही है कि पैसा कुछ नहीं कर सकता इसमें। जैसे ये सब टैंक हम लोग खाली जगह में देख रहे हैं, समझ में नहीं रहा, वो सब टैंक इतना बड़ा है, इतना कस्टम है, वो पाइप ही इतना कस्टम है कि हो गया सर, अगर उसको कुछ हुआ तो सर टाइम लगेगा। फिर होता है वाल्विंग और प्लम्बिंग, यानी कि जो पंप्स हैं, जो मोटर्स हैं और वाल्व, ये मतलब समझिए इसका वाल्व का साइज समझने के लिए कितना जल्दी रॉकेट्स आपको भरना होता है, क्योंकि अगर धीरे भरेंगे तो बॉईल करते ही चला जाएगा ना, तो इसीलिए आपको फटाफट भरना भी होता है। आप एक शहर का जो वाटर सप्लाई होता है उसका पावर चाहिए कुछ मिनट के अंदर, और ठीक है, और तो बोलेंगे जब वो पंप तो आता ही है तो वही लगा देंगे। यहाँ दिक्कत ये है कि ये अब आपको ऑलमोस्ट 0 केल्विन पे करना है, ऑलमोस्ट। ऑब्वियसली 0 केल्विन नहीं जाते हैं, बट अगर लिक्विड हाइड्रोजन, आप ये तो नहीं बोल सकते नहीं सर हमारा पंप नहीं काम करेगा क्योंकि आप लिक्विड हाइड्रोजन पंप कर रहे हो, तो दिक्कत हो जाता है। और ये आप ऐसा समझिए कि पूरे पृथ्वी पे, मैं नहीं बात कर रहा हूँ अमेरिका में या चाइना में, मैं पूरी पृथ्वी पे बात कर रहा हूँ, कुछ ही कंपनी है जो ये सब कुछ छू सकती है। जैसे कुछ कुछ चीज़ है दुनिया में जो इतना रेयर है कि आप कितना भी पैसा लगा लिए, आधा लोग, जैसे TSMC है तो है, डिस्कशन खत्म, दी एंड। वैसे ही सिंगल क्रिस्टल ब्लेड ब्लैक मैजिक टेक्नोलॉजी माना जाता है, मतलब कि आप पैसा लीजिए, आपको वो पेटेंट दे देंगे तब भी आप नहीं बना पाइएगा, ब्लैक मैजिक है। वैसे ही ये सब आता है क्रायोजेनिक का प्लम्बिंग सिस्टम, कुछ ही लोग हैं जिनको पता है ये सब कैसे बनता है, कैसे हैंडल होता है, और फर्क नहीं पड़ता आपको इसका कितना पैसा है। लॉन्ग लीड आइटम है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा सबस्टेशन का जो ट्रांसफार्मर होता है, अगर कुछ हुआ 2 साल रुक जाइए, ये वही होता है। अब बात करते हैं बुद्धि का, यानी कि ब्रेन्स का। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एकदम क्लियर, क्योंकि क्यूब सैट्स लॉन्च होने लगे तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कर सकते हैं स्पेस में। ये बात सही है, लेकिन वो रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड नहीं मीट करेगा जो आप मतलब किसी स्पेस मिशन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या मतलब, जैसे सिंपल एग्जांपल है, क्या इस तरह का आप मल्टीमीटर ले जा सकते हो स्पेस में, ये काम करेगा? 90% टाइम करेगा, लेकिन 90 काफ़ी नहीं है। अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए हैं तो आप ये नहीं बोल सकते सर 90% चांस है वो चलना चाहिए। तो हिसाब वही रहता है कि रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड जहाँ पे लाइफ स्पैन है, क्यूब सैट का लाइफ स्पैन छोटा होता है, 1 साल भी बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ। कुछ कुछ केसेस में लॉन्च किए, जितना ऑर्बिट चला उसके बाद डीके कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, और 2-3 साल से आगे का एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। वहीं पे हबल स्पेस टेलीस्कोप आप जाएंगे, क्योंकि वो है कि भैया 30 साल 40 साल चले, या मार्स में आप कुछ भेज रहे हैं या ISS में कुछ डाल रहे हैं, वो सब का रिक्वायरमेंट अगर है आपके पास, मतलब कि आप एक्सपेक्ट करो कि सर ये चले और टाइम चले, तब आपको चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं रैड हार्डवेयर, यानी कि रेडिएशन हार्डन्ड हार्डवेयर चाहिए। आता है सब कंपनी, जैसे TI का बहुत सारा चिप्स आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें उनके वेबसाइट में जाइए, एक सेक्शन है एरोस्पेस का, उसमें रेडिएशन हार्डन्ड का पूरा ड्रॉप डाउन है, उसमें आप सेलेक्ट कीजिए। दाम तो मत पूछिएगा, लेकिन दाम छोड़ दीजिए, आपके मान लीजिए आप जेफ बेजोस है, पैसा का टेंशन नहीं है, लीड टाइम तब भी बहुत रहता है, मतलब कि आप ऑर्डर कीजिए, वो डिस्कशन होगा कि आना है कि नहीं आना, फिर उसके बाद वो बताएंगे कितने महीने में आएगा, वही होता है। और TID मतलब कि टोटल, क्योंकि आप समझिए स्पेस में है आपका हार्डवेयर, उस पर धीरे धीरे रेडिएशन पड़ रहा है, तो क्यूमुलेटिव डोज बढ़ते जा रहा है, यानी कि वो डिग्रेड होते जा रहा है। तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, 15 साल में क्या होगा,
तो ये दोनों का जो ऐसा चिप बनाया जाता है जो इस सबको संभाल सके। लेकिन इसमें बहुत सारा जो इसका टेस्टिंग है वो है फिक्स्ड ड्यूरेशन पाथ। यानी कि आपने चिप बना लिया सर, हमने बना लिया है, बल्ले बल्ले, टेस्ट कैसे करोगे? कुक करो रेडिएशन में, और 1 मिनट का कुकिंग से तो काम चलेगा नहीं, आपको इसको कुक करना है। कुछ कुछ केसेस में कई कई महीने तक रखा जा सकता है। जैसे जो लोग रेडिएशन हार्डन्ड हार्डवेयर बेच रहे हैं तो वो आपको बताएंगे सर इसकी टेस्टिंग इतनी ब्रूटली हुई है, इसकी टेस्टिंग इतना ब्रूटली है, इसमें हम इतना घंटे का देते हैं। मतलब उनको भी चाहिए, अब जैसे कोई मिसाइल है तो मिसाइल को सिर्फ रेडिएशन हार्डन चाहिए, लेकिन उसको लाइफ स्पैन नहीं चाहिए। तो भाई आप लॉन्च किए, बूम किया, काम खत्म। तो उसको बस ऐसा बनाना चाहिए जब डीप स्पेस में जाए तो रेडिएशन ना खराब कर दे और आराम से री एंट्री संभाल सके। तो उसको टेस्टिंग की जाएगी कि भैया 100 घंटे तक आप संभाल सकते हो रेडिएशन को। फिर अब वही बात करते हो जो लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि मैग्नेटिक शील्ड के अंदर है उसको टेस्ट करेंगे, 10,000 घंटे संभाल पाते हो। फिर डीप स्पेस है, हम भेज रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून तक भेज रहे हैं, वहाँ एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर चाहिए। तो ये सब जो टेस्टिंग है ये फिक्स्ड पाथ है। आपको लगेगा जैसे बोलते हैं ना कि 9 औरत को मिला के 1 महीने में बच्चा नहीं बना सकते, वही वाला बात है। टाइम लगना ही है, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स ड्यूरेशन पाथ है और एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट की जाती है। और एजिंग टेस्ट में आपको एज देना ही पड़ेगा ना, कि मतलब आपने बोल दिया कि सर मैंने ये बोर्ड बना लिया, ये मेरे को भरोसा ये बोर्ड चल जाएगा, ठीक है। आपको पता कैसे है? मैंने इसको चेंबर में रखा, कितना दिन साइकिल किया? 5 दिन? नहीं, 5 दिन से नहीं होगा सर, कम से कम 2-3 महीना रखिए टेस्टिंग में। हमारे एक फ्रेंड थे बैंगलोर में, हैल में काम कर रहे थे, बताते 18 महीना तक लगता है ये फ्लाइट कंप्यूटर जो जेट में जाता है उसको टेस्ट करने में। तो ये समझना मुझे फिक्स ड्यूरेशन है, पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर यहाँ पे समझिए ये सब मास प्रोड्यूस्ड आइटम है ही नहीं। मतलब कंपनी इतना ही टेस्टिंग आपके नॉर्मल हार्डवेयर में भी होता है, बस बात होता है कि वो इतना बिकता है और उसका मतलब बैकग्राउंड में वो चलते रहता है कि वो सब सॉर्टेड है। ये रेडिएशन हार्डन्ड वैसा चीज़ नहीं है। मतलब जो एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्टिंग है ये आप समझिए क्वालकॉम अपने हर एसओसी पे करेगा, रेडिएशन वाला नहीं करेगा। तो और रहा बात जो भी चीज़ स्पेस में भेजे हैं उसमें जो बॉन्डिंग वायर्स हैं जो उसमें आपका, इसलिए इतना गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। और जो पैकेज रहती है वो इसका इपॉक्सी पैकेजिंग नहीं रहती है, वो दूसरा हार्डवेयर का सिरामिक पैकेजिंग रहता है। क्यों? क्योंकि उससे आउट गैसिंग नहीं होगा। तो ये सारा मास प्रोड्यूस्ड होता नहीं है। भले टेक्नोलॉजी सेम है, सेम मतलब जो एचिंग टेक्नोलॉजी है उसी एचिंग से आपने इसको बनाया है, लेकिन इसको आप इनकैप्सुलेट करोगे गोल्ड में, ऑब्वियसली आम पब्लिक के लिए तो नहीं खर्च करोगे। फिर ऑब्वियसली इसको आप सिरामिक में पैक करोगे ताकि स्पेस में चल पाए, लेकिन आप धरती में प्लास्टिक में पैक करोगे तो सिरामिक पैकेजिंग ऑब्वियसली उसकी दाम नहीं घटेगी। और ये सब तो हुआ स्टार्टिंग में। अब उसके बाद होता है बिनिंग। जैसे कि आप ले लिए, आपने 100 प्रोसेसर्स बनाए, 100 की टेस्टिंग होगी, उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा उसको हाई रेटिंग दी जाएगी और फिर कंपनी को ऑप्शन मिल जाएगा कि सर आप ए ग्रेड पार्ट लेना चाहते हैं कि डबल ए ग्रेड पार्ट लेना चाहते हैं। सेल्स में भी ऐसा ही किया जाता है, टेस्टिंग एक्चुअली टेस्ट करते हैं उस हार्डवेयर को, फिर उसका परफॉर्मेंस मैप किया जाता है, फिर सर इसमें मेरे को डबल ए का मैं आपको वारंटी दूंगा। तो वो सब आप लीजिए, अब टाइम तो लगेगा। आप बोल रहे हो 1 महीने का तो आपका सिर्फ एज टेस्टिंग है, चेंबर में डाल दिए, भूल जाइए, 1 महीना बाद आइए, तो टाइम तो लग रहा है। और ये सब तो हो गया आपका सिर्फ हार्डवेयर में जो आप खरीद सकते हैं। फिर होता है वायर हार्नेस। कभी देखिए कि नासा किस तरह का वायर हार्नेस बनाता है, एरोस्पेस में भी बहुत होता है ये सब वायर हार्नेस। मतलब इंजीनियर्स लग रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हो भाई तुम, हम तार बांध रहे हैं सर, और हाथ से बांधा जाता है सारा चीज़, मतलब लिटरली हाथ से डोरी से बांधना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हाई वाइब्रेशन में खुलना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सारा जॉइंट है तो सब जॉइंट का डेटा शीट है कि मतलब आपका कनेक्टर है, कनेक्टर से जो बेंड आ रहा है वो बेंड रेडियस में है कि नहीं। रेडियस जैसे मान लिए जो केबल बनाए हैं वो बोलेंगे सर हमारा केबल को आप इतना बेंड कीजिए तो हमारा इंसुलेशन गारंटीड है, उससे ज़्यादा बेंड कीजिएगा हम वारंटी से बाहर निकाल देंगे। तो नासा बनाएगा और वारंटी थोड़ा उसमें बफर दे के रखेगा कि जैसे बोला कि 90 डिग्री अगर आप यहाँ कनेक्टर है, यहाँ 90 आप मोड़ना चाहते हैं तो बोला जाएगा सर कर्व इतना दीजिए, तो नासा इतना कर्व दे देगा, लेकिन हमेशा देगा उसको। इसीलिए ये सब एकदम फॉलो किया था। धागा से इसलिए बांधा जाता है वाइब्रेशन में वो चितराई नहीं, एक दूसरे से रब नहीं करे। अब बोलेंगे स्पेस में पहुंच जाएगा तब तो कुछ नहीं होगा, बात है वो एक साइड गर्म होगा एक साइड ठंडा होगा, गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा। तो इसी सब के लिए इसको एकदम टाइट करके कंस्ट्रेंट कर देते हैं, मतलब कि आप हिलो डोलो सब ठीक है, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसे अपने मन मर्जी से मत करो। मन मर्जी से तार आपका इधर से उधर कूद गया, शॉट मार गया, बूम हो गया। तो ये सब बनाने में वायरिंग में ही टाइम लगता है, सब्र लगता है सर। आपको लगता है बाइक का हार्नेस देखते हैं, कार का हार्नेस देखते हैं, ये सब का हार्नेस, प्लेन का हार्नेस को बोले अरे वो तो बच्चों के लिए है, आओ एरो ये स्पेस में आओ कभी। तो ये समझना बहुत जरूरी, इसमें टाइम लगेगा ही, पैसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये कर सकते हैं, पैरेललाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे स्पेसएक्स बना रहे इतना सारा स्टारलिंक सैटेलाइट, तो उन्होंने एक बार पूरा प्रोडक्शन लाइन बना लिया, सब चीज को सॉर्ट कर लिया, फिर धड़ 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 करके बनाते जा रहे हैं।
अब बात करते हैं मसल्स के बारे में। ब्रेन में तो हो गया, अब बहुत सारा चीज़ फिजिकली एक्ट करता है जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, चाहे वो सोलर पैनल का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपका रेडियो एंटीना का डिप्लॉयमेंट हो, रेडियो डिश का डिप्लॉयमेंट हो, फिर आपका जायरोस्कोप वो लिटरली स्पिन करते रहता है, फिर उसमें गिम्बल भी देना पड़ सकता है, फिर थ्रस्टर्स होते हैं, थ्रस्टर्स में भी गिम्बल्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ में आपको टेस्टिंग करनी है। क्या चीज़ की टेस्टिंग करनी है? कोल्ड वेल्डिंग तो ना जाए, जैसे कि एक बहुत बड़ा अमेरिका का प्रोब था, इन्होंने भेजा और प्रोब में एक तो डिश था, डिश खोलने का डिश चिपक गया। इनको समझ भी नहीं आया डिश क्यों चिपक गया, डिश स्प्रिंग पावर्ड है, उसमें तो ऐसा नहीं कि बैटरी खराब होने से कुछ होना चाहिए। बहुत टाइम के बाद इनको समझ आया कि मेटल को छू गया और कोल्ड वेल्ड हो गया, यानी कि दो मेटल छुआ, शादी हो गई, परमानेंट शादी सर, डिवोर्स नहीं होगा, हो गया परमानेंट, दी एंड, खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, ISS का जितने वीडियो आते हैं उसमें आप देखिएगा कि कोई भी मेटल नहीं छू रहा है, और अगर मैंने तो मेटल देखा, सब अलग अलग मेटल है, मतलब एल्युमिनियम है तो उस पर स्टील डाल रहे हो तो वेल्डिंग नहीं होगी, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम छू गया सेम एलॉय पे और कोटिंग नहीं रही, वेल्ड हो जाएगा। तो ये सब टेस्टिंग के बाद ही लोगों को पता चला, काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों का, तब जाके पता चला कि नहीं सर ये तो नहीं कर सकते, मतलब इसका हाई गेन एंटीना परमानेंटली यूजलेस हो गया। लो गेन से थैंकफुली कुछ कर करके काम कर लिया। तो वो सबको आपको हर इंच पे आपको ध्यान देना है कि मेटल सही से नहीं हो। अब बोलिए मान लीजिए सेम मेटल से आपने बनाया, एल्युमिनियम से बनाया, तो आप बुशिंग दीजिएगा, बुशिंग ब्रास का दे सकते हैं या टेफ्लॉन का दे सकते हैं, आपको कुछ उस पर ध्यान देना होगा कि वेल्ड ना हो। फिर थर्मल बाइंडिंग, ये सबसे बड़ा हेडेक है कि ये पैसिवली भूंजता रहता है। अगर मान लीजिए थ्रस्टर्स के पास है, थ्रस्टर्स हाइपरगोलिक है, थ्रस्टर्स तो धीपेगा ना, तो धीप रहे हो, एटमॉस्फेयर नहीं है जो आपका टेम्परेचर रेगुलेट करे, तो आप एक साइड रेडिएशन से भूंज रहे हो, थर्मल रेडिएशन से, मतलब बम बम गर्मी आ रही है, दूसरा साइड आपका -200 डिग्री सेल्सियस है, यानी शैडो में आप बेंड करने लगे, हर स्ट्रक्चर ऐसे कुट 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 बेंड होने लगेगा, तो उसके दरमियान आपका हिंज नहीं जाम हो सकता, फेल नहीं हो सकता। तो ये सब की टेस्टिंग तो टाइम पे ही लगेगा ना। और इसका सबसे बड़ा हेडेक है सिंगल पॉइंट फेलियर, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बैकअप दे सकते हो। आजकल कोई भी मतलब प्रोब हो या कुछ भी सीरियस हो, उसमें 3 कंप्यूटर रहता है, कुछ भी कीजिए एक के मतलब 2 ठो चलते रहना चाहिए और वो रिकवर कर जाएगा, मतलब कि एक के उड़ने पे आप टिक जाओगे। ये सब के केस में ऐसा नहीं है, सोलर पैनल नहीं डिप्लॉय हुआ, काम खत्म सर, दी एंड, बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, काम खत्म। तो सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, इसका मतलब क्या है, जो भी इसे बनाएगा उसे क्वालिफिकेशन करना होगा, और इतना चीज पे वो क्वालिफिकेशन करेगा कि उसमें टाइम लगेगा ही। आप इसे तेज नहीं कर सकते। जैसे कि चंद्रयान बूम हो गया, ठीक है, एक ठो, आप बोलोगे अच्छा तुरंत क्यों नहीं बना लेते दूसरा? अगर दूसरा बनाना था उसको उसी के पीछे पीछे बनाते रहना होता। पहले हम लोग करते थे, पहले चूंकि रॉकेट्स इतने स्टेबल नहीं होते थे, ये बात हो रही है 70s की, तो हिसाब ये रहता था कि जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है, एक सैटेलाइट कभी नहीं बनाते थे, मतलब बनाना शुरू किए, बना रहे फिर दूसरा उसके पीछे पीछे, जो इसकी लर्निंग होती जा रही, जो सब पीछे पीछे कर रहा है। ये रॉकेट लॉन्च किया, चल गया, ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, दूसरा है, हम हमेशा करते थे। तो क्वालिफिकेशन आपको टाइम खाएगा ही, और बिस्पोक है, नया है, दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। तो ये सब हो गया आपका मसल, यानी जो भी फिजिकल मूवमेंट है। आप सोचिए कि ये सब में ऐसे ऐसे फेलियर्स आए कि सर आपका बेरिंग वेल्ड हो गया। क्यों बेरिंग वेल्ड हो गया भाई? बेरिंग इसलिए वेल्ड हुआ कि आपने जो मेटल का बेरिंग यूज़ किए थे, कॉस्मिक रे के कारण उसमें स्टैटिक चार्ज बिल्ड हुआ, स्टैटिक चार्ज वहाँ पे लाइटनिंग बनाया। बेरिंग के अंदर की बात हो रही है, मतलब इनर रेस आउटर रेस बॉल्स, यहाँ पे लाइटनिंग आया, लाइटनिंग से वहाँ पिट पड़ा, बॉल वहाँ से घुमा, वहाँ डेंट पड़ गया, धीरे धीरे वो गरोड कर गया और आपका गलप होकर सील हो गया। इसलिए अब सब में सिरामिक बेरिंग यूज़ होता है। बहुत नुकसान के बाद लोगों को पता चला कि भैया मेटल बेरिंग आप स्पेस में यूज़ करना लॉन्ग टर्म। अगर आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है कि सर हम क्यूबसैट बना रहे हैं कॉलेज के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप चाहो सर इसको बना के छोड़ दिए, जैसे हबल है, बना के छोड़ दिए, चल रहा है, मार्स पे अपने कोई रोवर है, भेज दिए, छोड़ दिए हैं, वो सब चाहिए तो आपको सिरामिक बेरिंग बनाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज समय से बाद ही आपको पता चलेगा, शॉर्टकट नहीं है सब में। अब बात करें जो सबसे ज्यादा महंगा स्टेज है, वैलिडेशन, क्योंकि लॉन्च बहुत वायलेंट होता है। हमें दूर से वीडियो से देख रहे हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन लॉन्च बहुत वायलेंट होता है और स्पेस ब्रूटल होता है। तो इसका मतलब है कि टेस्ट, जितना आपकी एबिलिटी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे सैटेलाइट लिए, शेक टेबल में लिया जाएगा और हिला के रख देंगे। अब बाय द वे ये गिफ्ट में दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका वीडियोस मैंने नीचे लिंक दे दिया, बहुत तेज हिलाया जाता है कि कितना भी तेज वाइब्रेशन हो, ऐसा नहीं कि ये जॉइंट खुल गया, ये टूट गया, ये वेल्ड क्रैक कर गया, नहीं। और सोचिए ये सब, मैं तो यहाँ पर कोई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहे हैं, ग्लास एलिमेंट हो वो भी नहीं क्रैक करना चाहिए। डिज़ाइन कीजिए बैठ के। अब जी-शॉक का इंजीनियरिंग सस्ता लगने लगेगा ये लोग के सामने। तो वो आपको करना पड़ता है। शेक टेबल आते हैं, अलग अलग तरह शेक करते हैं। वही जेम्स वेब में वही दिक्कत हो रहा था, शेक कर रहे थे, बोल्ट खुल के गिर जा रहा था। तो ये आप करना, जिसे हम लोग कहते हैं अकूस्टिक एंड वाइब्रेशन टेस्टिंग, ये स्टेप 1 होता है। शेकर टेबल दर्र करके हिलाइए,
फिर हो गया टी वैक, ये है थर्मल वैक्यूम टेस्टिंग, मतलब आप इसे चेंबर में डालिए, टेस्ट कीजिए कि एक्चुअली चल पाएगा कि नहीं। बहुत सारों का क्यूबसैट नहीं टेस्टिंग से जाता है, लॉन्च किए कुछ देर चल गया, नहीं तो स्वाहा। लेकिन ऐसा करना कि नहीं सर हम लॉन्च करेंगे वो चलेगा, उसमें तो टेस्टिंग चाहिए। मतलब आप सेम देख सकते हो, क्यूबसैट अगर कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है दाम बहुत कम आ रहा है, वही क्यूबसैट नासा बना रहा है तो दाम बहुत आ रहा है। ऐसा क्यों? नासा टेस्टिंग कर रहा है ना, और मतलब लूट नहीं रहा है वो, सीधा नासा का कि सर हमने बोला ये सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो 99.69 हम गारंटी देते हैं कि वो चलना चाहिए। प्राइवेट वालों के सर हम 100 लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से 4-5 बोल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमने मतलब ये डिज़ाइन पहले टेस्ट कर लिया तभी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका थर्मल वैक्यूम, मतलब कि एक साइड में लाइट एकदम दहाड़ता है, एकदम पिघलाने वाला रहता है, दूसरा साइड वैक्यूम है तो एयर इक्वलाइज नहीं करता है, तो आप कैसे डिफरेंशियल कुकिंग संभाल पाओगे। फिर हो गया EMI एंड EMC शील्ड स्कैन, कि आपका रेडियो जो है वो काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि लोअर ऑर्बिट में तो बहुत सारे और रेडियो भी हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सबका चिल्लाने से आपका ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो फ्राई नहीं हो जाना चाहिए, तो वो सब की टेस्टिंग अलग से होती है, और इस सब में टाइम लगेगा। थर्मल वैक्यूम टेस्टिंग है 5 मिनट में नहीं हो सकता, कितनों पैसा आप दे दीजिए, डालेगा, रुक जाइए सर, आइए 3-4 दिन बाद आइए। शेक टेबल है, इस ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड के साथ हिलाते थोड़े रहोगे दिन भर इसको। अब ये एक बार शेक कीजिए, कुछ टाइप का मोडालिटी की टेस्टिंग होती है, और ये एक दिन मान लीजिए, ये 1-1.5 हफ्ता मान लीजिए, ये 1 महीना तक खा सकता है, क्योंकि रेडियो सबसे फचंग वाला है। आप कौन सा इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, वो इनकोडिंग आपका एरर रेट कितना दे रहा है, इसमें टाइम लगता है। तो वही समझिए, इसमें से जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया, इसमें से कोई भी चीज़ को आप रश नहीं कर सकते, और अपना स्वीट टाइम लेगा ही। इसीलिए जनरली बोले ना, अगर सीरियस चीज़ है तो लोग को सीधा बोला जाएगा आप इसका पीछे सेकंड बनाते रहिए। बाय द वे, हबल का भी सेकंड बैकअप अब लॉन्च होने वाला है ना, सेम हबल ग्लास में, क्यों तो हबल बनाया कैसे गया था, हबल नहीं बनाया गया था, वो स्पाई सैटेलाइट था, जो ये CIA यूज़ करता था। उनके पास है नेशनल रिकॉग्निशन ऑफिस का स्पाई सैटेलाइट था, उन्होंने बोला स्पाई सैटेलाइट है ना, उसको ऐसे घुमा दो, ऊपर देखने दो, धरती में मत दिखाओ उसको बस। तो भैया कभी देखिए वो हबल साइज का स्पाई सैटेलाइट वो लोग यूज़ कर रहे हैं 70 से, कुछ ज़्यादा ही पैसा जलाते हैं डिफेंस के नाम पे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, लॉन्ग लीड आइटम और स्पेस में रॉकेट सब में टाइम क्यों लगता है इतना। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, हाइप कर दें, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उससे मुझे तो चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सर क्या कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।